वालेकुम नाजरीन, नया दौर के साथ खबर के आगे प्रोग्राम में मैं जबरदस्त पैनलिस्ट, साथी, कॉमरेड, सीनियर कॉलीग, उस्ताद, बहुत सारे चौड़ी फहरिस्त है। इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन किया है और आपको पता है जब इफ्तिखार साहब आते हैं तो फिर बेलाग तबसरों की बौछार हो जाती है। ना वो हमारी सुनते हैं और ना वो कहते हैं वही है जो उन्हें कहना होता है। तो आज के हमारे मौज़ूआत जो हैं वो आज की बड़ी खबरों से ही मुतल्लिका हैं, जो कि सबसे बड़ी आज डेवलपमेंट इस वक़्त ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डस्का में जो ज़िमनी इंतखाबात थे में प्रिज़ाइडिंग अफ़सरों को गायब कर दिया गया, धांधली के वाज़ेह शवाहिद और सबूत मिले, वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करने का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको बरकरार रखा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी नज़ीर जो है कम ही पाकिस्तान की तारीख में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस का इतना धमाका और तमाशा होता रहा है। तो इसलिए ये एक अच्छा फैसला है और एक अहम फैसला भी है। इस पे हम इफ्तिखार साहब से बात करेंगे, सोलंकी साहब से भी करेंगे। इसके अलावा 2-3 और डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अब ये कह दिया कि भारत से कोई ट्रेड नहीं होगा। अभी 2 रोज़ पहले उन्हीं की काबीना की आला सतह की कमेटी ने हिंदुस्तान से कपास और चीनी जो है इंपोर्ट करने का फैसला लिया। 24 घंटे के अंदर वो फैसला बदल दिया गया और आज ये ऐलान भी आ गया। क्या खान साहब का ये फैसला जो है उन्होंने क्यों बदला? क्या उनको नहीं मालूम था, जैसे कि वो उनके मीडिया मैनेजर्स ये कह रहे हैं कि उनके इल्म में लाए बगैर ये फैसला हो गया, या उनको प्रेशर आया पार्टी के अंदर से, या सोशल मीडिया पे अवाम का रवैया देखा, या फिर आपको पता है कि मुक्तदरा जो है वहाँ भी तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के व्यूज़ तारीखी तौर पर पाए गए हैं। ये इन सारी बातों पर भी होगी गुफ्तगू ब्रीफली। मैं साथ में ये भी कहता चलूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बहुत एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो नया कानून लाया जा रहा है, अगर वो नाफिज हो, अदालत में जाएँगे इसके खिलाफ, उसमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और उसकी जो आज़ादी है, उसके ऊपर एक जो है हमला है वो थोड़ी-सी उस पे भी बात करेंगे। और फाइनली एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सरमद सुल्तान, आप सबने शायद देखा होगा, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो तारीख के बारे में और तारीख की मुख्तलिफ नुकात के बारे में ट्वीट्स किया करते थे, लंबे-लंबे थ्रेड्स करते थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, कायद-ए-आज़म, सिकंदर मिर्ज़ा, भुट्टो का दौर, और तारीखी ट्वीट्स में ज़ाहिर बात है कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी हैं पाकिस्तान के बारे में, वो लापता हैं। 24 घंटे हो गए हैं और उनके ख़ानदान से राब्ता बहुत से लोग कर रहे हैं। पहले उनके ख़ानदान ने कहा वो किसी शादी पर गए हैं, फिर के उन्होंने कहा नहीं वो किसी जनाज़े पर गए हैं, उनका फ़ोन बंद है। लेकिन जो तशवीशनाक बात है कि उनका ट्विटर अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया और सारे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए। तो इससे ज़ाहिर-सी बात है कि आज फिर सब लोगों ने उनकी हिमायत में ट्वीट भी किया, सारे सीनियर सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन सब ने भी आज बात की। तो हम उसके ऊपर भी मुख्तसर बात करेंगे कि आखिर लापता जो है क्यों कर दिया गया। और अभी जो ताज़ा इत्तलात हैं, वो ये है कि उनके ख़ानदान ने भी तस्दीक कर दी है कि वो लापता हैं। और आप आज अब ट्विटर के ऊपर लापता हो जाते हैं, कमाल की बात है। प्रिज़ाइडिंग अफ़सर हों डस्का के, वो भी लापता हो जाते हैं। जो लोग हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, वो भी लापता हो जाते हैं। ये लापतगी का जो सिलसिला है, ये मिसिंगिस्तान जो है, एबडक्टिस्तान भी कहते हैं लोग, इसके ऊपर भी आखिर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डस्का के ज़िमनी इंतखाबात की बात हो जाए स्टार्ट। इफ्तिखार साहब, कैसा देख रहे हैं ये फैसला? और आप समझते हैं कि ये कोई बड़ी चेंज है पाकिस्तान की सियासी तारीख में? देखिए, बुनियादी तौर पे क्रेडिट जो है वो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अ, अपनी उस ताकत का इज़हार किया है और उन इख्तियारात का इज़हार किया है जो उसके पास मौजूद है। और जो बुनियादी सवाल उन्होंने उठाए थे, वो बड़े अहम थे। और जिस तरीके से साइंटिफिक उन्होंने इसका एनालिसिस किया और जियो फेंसिंग से ये साबित किया कि ये इत्तफ़ाक़ी तौर पे ऐसा नहीं हो सकता कि इतने ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस का जो अमला है, वो एक ख़ास मुकाम पे पहुँच जाए, वो 1 घंटे वहाँ पे मीटिंग करे और फिर वापस आ जाए।
तो ये बहुत बड़ी कोशिश थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और जिन अदारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद की जियो फेंसिंग की रिपोर्ट हासिल करने में, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि किसी नेक मकसद के लिए, किसी अच्छे मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। और यकीन करो रज़ा कि इस जियो फेंसिंग ने ही सारी खेल को एक्सपोज़ कर दिया, हुँ, और अगर ये ना होते तो आप साबित करना बहुत मुश्किल है। अदालतों के अंदर 5-5 साल, 6-6 साल पिटीशन चलती रहती हैं, नया इलेक्शन हो जाता है और पिटीशंस का फैसला नहीं होता। तो इसमें हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और उनके तमाम मेंबरान का, पूरे 5 के 5 लोगों। फिर उन इदारों का जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की तामील में उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जो उनको चाहिए। फिर उन्होंने जिस जुर्रत से क्लियर कट फैसला किया और बताया कि किसने फ़ोन अटेंड किया और किसने फ़ोन अटेंड नहीं किया, इसका क्रेडिट भी उनको जाता है। नॉर्मली हम इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं कहते क्योंकि हमें अपनी नौकरी की ज़्यादा परवाह होती है, और जो हमारे दफ्तर होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, जो कारें होती हैं, हम उन सहूलतों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बनिस्बत अपने उन इख्तियारात को इस्तेमाल करने से जो हमें आइन देता है और आइन के ताबे बने हुए कवानीन देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है ये हिस्टोरिकल एक डिसीजन है। और अगर आप इसको इस हवाले से देखें कि इस फैसले के बाद जिस तरह पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के सरबराह जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने जिस किस्म का के रद्द-ए-अमल का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, वो बड़ा अफ़सोसनाक था। और उन्होंने जिन जो शुबहात पैदा करने की कोशिश की है, वो उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान की एक पार्टी के सरबराह होने के साथ-साथ एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी। बिल्कुल, उन्होंने इस हद तक कहा अपने दोस्तों में, और ये बात उन लोगों के इल्म में भी है जो वाक़यात से बखूबी आगाह होते हैं कि मेरे जो दस्ता के वर्कर्स हैं, वो इतने गुस्से में हैं कि अब इलेक्शन हुआ तो मैं नहीं रोक पाऊँगा उनको कि वो इलेक्शन कमीशन की मुलाज़मत करने वाले या इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने वाले लोगों को पकड़ के बाहर घसीट के फिज़िकली फैंटी ना लगाए। ही सेड इट। जी, और इसके बाद उन्होंने फिर वर्बल उनको कहने के बाद फिर अटैक किया कि इस इलेक्शन कमीशन को ही खत्म करके। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस सारे पस मंजर में सारी सूरत हाल को ऐसे देखना चाहिए। ये कोई पीडीएम की जीत नहीं है, ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नजर जरूरत का सहारा नहीं लिया, और ये सेकंड टाइम हुआ है। यानी दो ऐसे केसेस में कि जहाँ पे दोनों को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई रजा, जी, अपना उससे सेनेट के मामले में वोट के कि वोट कैसे देना है कैसे नहीं देना, उस मामले में भी और इस मामले में भी दोनों इदारों ने आइन और कानून के ताबे फैसला किया। और ये फैसले जिस तरह हम उनके फैसलों पर तनकीद करते हैं कि माजी के फलाने फलाने फैसले उनके गलत थे और उन फैसलों का नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ, तो मेरा ख्याल है मॉडल खाने वाला जो होगा वो इन दो फैसलों पे इन दोनों अदारों को अप्रिशिएट करेगा कि इनके फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि अगर आप 14 के 14 पोलिंग स्टेशन ही अगवा करके ले जाएं, आपको पता है कम से कम 2000 वोट होता है एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। जी, 14 का मतलब है कि 28,000 वोटों में से अगर आपको वहां पे 50% दे दिए जाए तो आप जीत गए, खत्म होगी बात। कौन जी, साबित करता फिरेगा कि पर्ची थी नहीं थी, अंगूठा किसका था, कौन वेरीफाई करेगा? वो वेरिफिकेशन का अमल जो है नामुमकिन होता है। तो पहली बात तो मुझे खुशी है कि आज मुझे इस हद तक, मतलब कि मैं इतना नहीं खुश के कोई बहुत ही कामयाबी हो गई, मैं इस हद तक खुश हूँ कि जो कोशिश जारी है पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी की तरफ से, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरफ से और लोगों की तरफ से कि जनाब खुदा के वास्ते इस मुल्क को आइन और कानून के ताबे चलने दिया जाए। ये उन लोगों की भी कामयाबी है जिसमें दाने आप सब शामिल हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की, और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इन दोनों मामलात के अंदर एक ऐसी भोंडी किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जिसका कोई मकसद नहीं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सोलंकी साहब, आपने इफ्तिखार साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि एक तो अदलिया ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी एक तरह से सुरखरू किया और उन्होंने अवामी प्रेशर की बात की। मैं चाहता हूँ आखिरी नुक्ते पे ज़रा बात बात करें क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक अहम चीज़ है। देखिए पंजाब में
इलेक्शंस जो है बरादरी के ऊपर, धौंस के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर चलते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग अगर खड़े हो गए हैं, अगर लोग उसकी मज़ामत करें, तो ये भी एक नया सियासी कल्चर है कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं हमने वोट नहीं चोरी होने देना। इसके बड़े देर-पा और दूररस असरात हो सकते हैं। थोड़ा-सा इस पे आप कमेंट कीजिए। जी, मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ इफ्तिख़ार साहब की बात से और इस बात से भी कि ये जितने भी इदारे हैं, ये वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते। ये एक ख़ास सोशो पॉलिटिकल माहौल में ऑपरेट करते हैं। अदालतें भी, प्रेस भी, मीडिया भी, गवर्नमेंट भी, अपोज़िशन भी, कोर्ट्स भी, इलेक्शन कमीशन भी। तो इस वक़्त जो माहौल है मुल्क में कि जी कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो लोग मुंतखब होते हैं, उनके पास अख्तियार भी होना चाहिए। ये ना हो कि अख्तियार किसी के पास हो और ज़िम्मेदारी किसी के पास हो। तो ये एक वो माहौल है जिसके अंदर ये सारी अच्छी बातें जो है वो हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, वो भी खड़ा हो गया है और अदालत ने दोनों मौक़े पे, चाहे वो सेनेट के जो इलेक्शन है उसके बारे में कि आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन होगा, सीक्रेट बैलेट होगा, आइन जो कहता है उसके तहत होगा या तरकीब नंबर 13 से होगा। तो उस वक़्त भी और आज भी हालाँकि इस पर काफ़ी ए 1 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी भी हुए जो पहली तारीख थी अब 10 अप्रैल को होने हैं और दोनों तरफ से बयानात भी आए और रिमार्क्स भी आए और इस तरफ बात भी हुई कि जी चंद पोलिंग 20-22 पोलिंग स्टेशंस पर अगर हुआ था वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो फिर पूरे हल्के में इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? दलाइल दोनों तरफ से आए लेकिन जो अदालत है उसने वो फैसला किया जो कि लगता है कि जो सही फैसला है। लेकिन अब क्योंकि मुख्तसर उस पर आया है फैसला, अब तफसीली फैसला अभी आना है, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें और मज़ीद क्या लिखा है क्योंकि ये काफ़ी नहीं है कि आपने जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको बरकरार रखा। ये भी अहम है कि जिन लोगों ने ये हरकत की कि इलेक्शन कमीशन के आईनी इदारे के जो अख्तियार है उसमें मुदाखलत की और जो वोट की जो इज्जत थी उसको पामाल किया, नताइज को तब्दील करने की कोशिश की, धुंध के ज़रिए, गायब होने के ज़रिए, जिस तरीके से भी। वज़ीर आला हो, चीफ सेक्रेटरी हो, आईजी पुलिस हो, डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट की जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, जिसने भी ये रोल प्ले किया, सिर्फ़ ये काफ़ी नहीं है कि जी फलाँ जगह से फलाँ जगह आपने तबादला कर दिया कुछ दिनों के लिए, ये काफ़ी नहीं है। जब तक आप जज़ा और सज़ा का एक निज़ाम कायम नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहेंगे। अब आप इलेक्शन करा रहे हैं 10 अप्रैल को, तो आप अ मराकश से तो पुलिस नहीं लेकर आएँगे, इसी पंजाब की पुलिस ही इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर उनको ये ख़्याल होगा कि इलेक्शन कमीशन बाअख्तियार है, अगर हमने जो अख्तियार है इलेक्शन कमीशन का उसके अंदर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, तो सज़ा मिलेगी और अच्छा काम करेंगे तो तारीफ़ होगी, कौम भी तारीफ़ करेगी, तो उसका असर जो है वो आप देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो तफ़सीली फ़ैसला है, उसमें इसके बारे में कुछ लिखा है कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के इस अख्तियार को पामाल किया और वोट का तकद्दुस पामाल किया, उनके खिलाफ वो क्या तजवीज़ करते हैं और इलेक्शन कमीशन खुद जो बाअख्तियार है और आज के फैसले से वो और मज़ीद उसको तक़वियत मिली है। तो वो इस पर कोई एक्शन लेते हैं या वो जो है वो गोंगलू से मट्टी झाड़ के जो है वो मट्टी पाव प्रोग्राम जो है वो चौधरी शुजात का उस पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी आपने अहम बात की है, लेकिन सोलंकी साहब आप भी आइडियलिस्ट हैं ना पुराने, मसला ये है नज़रियाती लोगों का। तो यहाँ पे तो बड़े-बड़े कातिल जो हैं, जिन्होंने आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद के केस में जिन लोगों के नाम लिए गए, चाहे वो सियासतदान हों, अफ़सरान हों, इदारों के अफ़सरान हों, पुलिस वाले हों, उन पे कुछ नहीं हुआ। आप ये 2018 का इलेक्शन और जो वोट मुबैना तौर पर चोरी किए गए, वहाँ पे भी क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मैं आपकी बात की 100% तायीद करता हूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा-सा ये
रियलिटी चेक भी कर दूं। तो इफ्तिखार साहब, एक छोटा सा आपसे ये इसी बात के ऊपर नुक्ता जो है आगे बढ़ाते हुए बात, ये आप बताएं कि क्या आप समझते हैं कि कोई कार्रवाई होगी, तादीबी कार्रवाई, जैसे सोलंकी साहब कह रहे हैं, और बड़ा जायज इनकी मुतालबा भी है, और कानूनी और अखलाकी तौर पे दोनों तरीके से बहुत अहम है कि अगर पाकिस्तान की तारीख को बदलना है, तो इस सिमत को बदलना है, तो ये करना होगा। रजा, ये बिल्कुल सही बात है। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमारा एक जो इख्तिलाफ हुआ, वो एक इलेक्शन के हवाले से हुआ था। वो एक बाई इलेक्शन था लाहौर का, और हमारा ये मौक़िफ़ था कि इस बाई इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे गैर जानबदार तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए, और हम इसलिए मुतालबा कर रहे थे कि उसके बाद जनरल इलेक्शन आने वाले थे। मैं इस एक सीट की खातिर फिर जो कुछ भी हुआ, उससे उस पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आज जो फैसला आप कह रहे हैं, और जो अपना मेरा दोस्त कह रहा है, वो सही कह रहे हैं। जब तक आप अफसरान को सजा नहीं दें, मुझे याद है कि इफ्तिखार तारीख केस में हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त एक जजमेंट दी थी एक बड़े वेरी सीनियर पुलिस अफसर के बारे में, कि तुमने हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन से इस आदमी को बाहर इसलिए लेके गए हो ना कि हमारी जुरिडिक्शन को तुम डिफीट कर सको। तो बड़ी सख्त उसके बारे में जजमेंट के अंदर लिखा हुआ, लेकिन अमल नहीं। अब सवाल ये है कि वक्त आ गया, अगर हमने इस रियासत में आगे जाना है। देखें, आप, मैं और सुरंगी तो बूढ़े लोग हैं, आप तो हमें तंज मार रहे हैं कि हम कोई पता नहीं कोई नजरियाती किस्म की बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो अमली तौर पे नामुमकिन है। लेकिन देखो, बात ये है कि देखिए, हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं, हमें जो वोट का हक आप 5 साल के बाद देते हो, कम से कम उसी का एहतराम कर लो। आप हमारा एहतराम नहीं करते, हमारे उन तमाम हकूक का एहतराम नहीं करते जो आइन में हमें दिए हुए हैं। और आइन में लिखा हुआ है, आइन सिर्फ जजिस के लिए नहीं बना, या आर्मी चीफ के लिए नहीं बना, या फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए नहीं बना, या ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो सहूलतें होती हैं, जो पावर्स होती हैं, जो इनको रियायतें दी जाती हैं, उसके लिए नहीं बना। इसमें हमारा भी नाम है आर्टिकल 3 में। इसमें पॉलिसी मैटर्स के अंदर हमारा भी तस्करा गरीबों का। तो सवाल है कि अगर मेरे वोट का एहतराम नहीं होना, क्योंकि मेरे पास तो एक तरीका ना, या तो पर्ची है या बर्ची है। बर्ची जो है वो इस्तेमाल करता हूं तो पूरा सिस्टम तबाह हो जाए, और अल्लाह जाने उस पर्ची में फिर कौन कामयाबी हासिल करे, इंतहा पसंद रवैये में कौन जीत जाए, और जमहूरियत हमेशा के लिए फना हो जाए। तो बेहतर तो यही है कि जो पर्ची का सिस्टम है, इसको एहतराम दो। और इसको एहतराम देना इतना मुश्किल नहीं है। एक अजीब किस्म की एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी शुरू की हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, एकदम। नहीं, कैसे पॉसिबल? इसका एक्सपेरिमेंट जो इंडिया में हुआ, कितने साल लगे, उस टाइम फ्रेम को तो नोट करो। और फिर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के पास कितने इख्तियारात हैं। आज तक ये नहीं हुआ कि इधर से आदमी ले लो, उधर से आदमी मांगे टांगे के ले लो। नो, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है, उसने कहां से स्टाफ लेना है, किसका। आपका स्टाफ जो होता है वो टीचर्स पे मुश्तमिल होता है। अब टीचर्स ने उस इलाके में रहना सारी उम्र के लिए, या आप जैसे और मेरे जैसे नजरियाती लोगों की बातें सुननी है, उसे तो वहां पर नौकरी करनी। और वो टीचर्स को पता है कि उनको किस जगह पे उनकी ड्यूटी लगी थी। और सबके पास हर पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन रिजल्ट होता है, बकायदा ये छपता है, ये तो गैजेट नोटिफिकेशन होता है कि किस पोलिंग स्टेशन से किस आदमी को कितने वोट मिले। अब अगर मैं एक जगह पे बैठा हूँ, सरकारी मुलाजम, और हूं मैं टीचर और प्रोफेसर या लेक्चरर, तो भाई मेरी जो प्रोटेक्शन है वो कोई देगा तो मैं वहां पे ये धांधली को रोकूंगा। पहला स्टेप तो ये है ना। दूसरा स्टेप ये है कि डिप्टी कमिश्नर को ये सोचना चाहिए कि वो किसका मुलाजम है। डिप्टी कमिश्नर मेरा मुलाजम है, आपका मुलाजम है, वो रियासत का मुलाजम है, वो अफराद का मुलाजम नहीं, वो सियासी पार्टियों का मुलाजम नहीं है। उसको इससे बालातर होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो क्या करता है कि अपनी जात की खातर, अपने बच्चों की खातर, अपनी चंद मराहत की खातर पूरे इस ऐसे सिस्टम को डायनामाइट कर रहा है।
और मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है। बिल्कुल सही बात है सुरंगी की, भला आप हमारे इसको ख्वाब समझ लें या आप जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि देखें जी 70 साल में हमें कुछ नहीं मिला, कम से कम एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व कर दो इलेक्शंस का जिस पे इत्माद हो। जब इतवार और इतमाद का ये पहला कदम हम उठा लेंगे तो फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी आपको नताइज देंगे, फिर आपको जिमनी इलेक्शन भी नताइज देंगे, और इसमें सबको किरदार अदा करना है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को नहीं करना। मैं अगर कहीं का डिप्टी कमिश्नर हूँ, मेरा एक रजा, आप तो अफसर भी रहे हो रजा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर किसी जगह पे एक डीपीओ अच्छा हो, एक सेशन जज अच्छा हो और एक डिप्टी कमिश्नर अच्छा हो, तो यकीन करो उस इलाके के अवाम की तकदीर में बुनियादी तब्दीलियां आ सकती। मैं इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल। ये जगह मैं सिर्फ 3 अफराद का नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल, ये 3 अफराद का नाम ले रहा हूँ। आप यकीन करो मैंने जितना पढ़ा है अपनी जिंदगी में, जो इनकी ताकत, पावर, रेवेन्यू में हर चीज, आप यकीन करो ये 3 अफराद अगर रात इकट्ठे डिनर करें और कसम उठा लें कि हाँ हमने इस इलाके के अवाम की खिदमत करनी है, वो अस्पताल से लेके उनकी दवाई तक, स्कूल, कॉलेज, पानी, नलका, सड़क, हर चीज दे सकते हैं ये 3 अफराद सिर्फ। तो मैं ये कहता हूँ अब वक्त आ रहा है कि इन लोगों को सोचना चाहिए इन 3 अफराद पे जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ कि इनकी भी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कि हम इनको बुरा कहें और हम इनके खिलाफ बोलें और फिर बजाय ये हमारी बात पे अमल करें, हमारे खिलाफ रद्द अमल के तौर पे वो काम करें जो अभी आप बता रहे हो कि एक दोस्त के साथ हुआ है। मुनासिब नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम कि इसको एज ए टेस्ट केस लिया जाए और तय किया जाए। अब ये 2 खेल चल रही हैं साथ साथ, एक गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक ये वोटिंग मशीन का और रिफॉर्म्स का। ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? रिफॉर्म में जब तक हमें लोगों को आप अखबार के जरिए इश्तिहार नहीं देते और आप अपनी रिफॉर्म्स के बारे में लोगों से पूछते नहीं, इस पे पूरे मुल्क के अंदर डिबेट नहीं कराते, तहसील की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे उन लोगों से सामने शामिल नहीं करते जो इलेक्शन को जानते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं और जीतते हैं, और उन लोगों को शामिल नहीं करते जो इस मुल्क के बरादरी सिस्टम को, इस मुल्क के मुआशी सिस्टम को, इस मुल्क के माशरती सिस्टम को जानते हैं। जब तक आप उनको मशावरत में नहीं शामिल करेंगे तो कोई कानून और किसी किस्म का लॉ कामयाब नहीं हो सकता। तो आई एम विद रंगी, whether you like it or not, I like आपने बड़ा भरपूर दिफा किया, मेरा कतई ये मकसद नहीं था। अच्छा, मैं कमेंट आपको, ये पंकज शर्मा है, मेरे ख्याल से शायद ये इंडिया से हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि हमारे यहाँ भी जो टीचर और प्रोफेसर और सारे वो मुलाजमीन होते हैं, लेकिन असल जो कुव्वत होती है टॉप पे वो इलेक्शन कमीशन की होती है, उसके आगे कोई खड़ा नहीं होता और वो इस्टेब्लिश हो चुका है। और मेरे ख्याल से यही चीज जो है हमें हिंदुस्तान पे, ये उन्होंने कहा कि यहाँ भी टीचर और गवर्नमेंट के मुलाजिम ही होते हैं, लेकिन वर्कफोर्स का मसला नहीं है, ये पावर है इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी का, दे रेन सुप्रीम ड्यूरिंग इलेक्शंस। I agree with the person जिसका ये कमेंट है। मेरा ये कहने का मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है। लेकिन जिस तरह आप भी जानते हो, जिस तरह मैं भी जानता हूँ, और ये जो खातून या मर्द जो भी है, ये भी चूंकि ये जागीरदारी में उस हद तक नहीं फंसा हुआ जिस हद तक आप और मैं जागीरदारी निजाम में फंसे हुए हैं, और जो इन्फ्लुएंस है लोकल पावरफुल आदमी का, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगरचे इंडिया में भी बहुत पावरफुल लोग हैं और उनमें भी कोई इतने अच्छे लोग नहीं हैं कि जिनकी तस्वीरें छापी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़ी क्लैरिटी है। उन्होंने इतने बड़े बड़े इलेक्शन कराए हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जो सफर उन्होंने इतने बड़े बैलेट पेपर पे, इतना बड़ा बैलेट पेपर था से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल किया है, उसमें जो उनकी लर्निंग है, खुदा के वास्ते वो हमारे से शेयर करो। ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमती अदारों का काम है जो इसका बेड़ा उठाए हुए हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा इलेक्शन कराना चाहिए। तो आपका, मेरा मकसद ये उनकी तौहीन करना टीचर्स का नहीं है और ना ही उन सरकारी मुलाजमीन की तौहीन करना है, लेकिन मुझे पता है कि दे आर अंडर प्रेशर, क्योंकि बिल्कुल हमें पता होता है कि किस पोलिंग स्टेशन पे कौन अफसर था, वहां पे कितने वोट किसको पड़े। दिस थिंग इज बीइंग डिस्कस्ड और इस पे डिबेट भी होती है,
और इससे लोगों को नफा और नुकसान का अंदेशा भी होता है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मकसद है, आई डोंट से एवरीबॉडी इज बैड, जी, जी, एवरीबॉडी इज बिल्कुल। नॉट बैड। बिल्कुल सर। और ये शेख अली साहब कह रहे हैं कि डस्का ने जो है कि ये साबित कर दिया कि हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। बिल्कुल हम इस पे बात कर चुके हैं शेख साहब, आपके कमेंट से पहले यही बात हुई है। मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज हमारे बहुत ही हर दिल अजीज कामरान खान साहब ने एक छोटी सी वीडियो जारी की है, जहाँ पे उन्होंने मशवरा दिया है खान साहब को कि अब आप नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखें, बच्चों को बुलाएं, थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो इस वजह से आपकी कारकर्दगी खराब हो गई है। जरा वो वीडियो प्ले कर दीजिए, छोटी सी है, आप भी सुनिए इफ्तिखार साहब, हमारे नाज़रीन भी महसूस होंगे। अब दिल की गहराइयों से आपका खैर ख्वाह आपको वो पैगाम देना चाहता है जो आपकी खुशामदी कभी नहीं देगी। हुकूमती टेन्योर का फैसला कुन दौर शुरू हो चुका है। मदद खुदाबंदी यकीनन आपके साथ है, तकदीर भी साथ है। जब इस सख्त बद एहतियाती की वजह से आपको कोरोना हुआ, मगर आपने ज़रूरी आराम भी नहीं किया, अनथक जुटे रहे, अल्लाह ताला ने फिर भी किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा लिया। मौज़ा यही है कि अब अपोजिशन तितर बितर है। नून लीग पीपीपी वालों का हाथ एक दूसरे की गर्दन पर है, सेनेट पर भी आपकी गिरफ्त है। रुपया मुआवजाना तौर पर $168 से लेकर अब $153 का हो गया है। इसी मदद खुदाबंदी की मेराज है कि आपने आलमी मार्केट में पाकिस्तान बॉन्ड के इजरा से एक दिन पहले अपने फाइनेंस मिनिस्टर हफीज को घर भेज दिया। वो वजीर खजाना जो 3 दिन पहले तक के आलमी सरमाकारों को जूम मीटिंग्स के जरिए पाकिस्तान की जानिब राग़िब कर रहा था, मगर फिर भी आलमी सरमाकारों ने पाकिस्तानी बॉन्ड में पुरजोश सरमाकारी की और आपकी लीडरशिप पर, पाकिस्तान पर अपना एतमाद बरकरार रखा। सोने पे सुहागा। 2 हफ्ते पहले तक आप खुद शेख साहब से इस्तीफा ना देने पर उनको कायल कर रहे थे, गोया आप ठंडे दिमाग से फैसले नहीं कर रहे। यही वजह है कि आपको अचानक हम्माद अजहर को पार्ट टाइम वजीर खजाना बनाना पड़ा। हद हो गई जब चंद ही घंटों बाद मीडिया पर शौकत तरीन के वजीर खजाना बनने की खबरें चल पड़ी। हुकूमत खामोश बैठी रही, न वजाहत न तरदीद के भाई पाकिस्तान में 3 रोज के अंदर तीसरा वजीर खजाना नहीं आ रहा। खान साहब फैसलों में ठहराव नहीं है। यही वजह के 17 मार्च को आप ऐलान करते हैं कि भारत से तिजारत कश्मीर मसले पर किसी पेशरफ के बगैर नहीं होगी। 4 रोज बाद रज़ाक दाऊद भारत से यौन, कॉटन, चीनी इंपोर्ट की ट्वीट कर देते हैं। 3 रोज बाद ईसीसी मंजूरी दे देती है। साफ जाहिर है कि फैसलों में ठहराव नहीं है, अदम इस्तेहकाम है। इसी माहौल में पावर मिनिस्ट्री ने आईपीपीज के साथ 2700 अरब के सर्कुलर डेट कम करने की काविश से जुड़े माहिरों में अदायगी की डेडलाइन बिना अदायगी तोड़ दी। रोजाना करोड़ों का नुकसान होगा। डिफॉल्ट की कैफियत सामने आई और हुकूमती साख को शदीद नुकसान पहुंचा। गोया खान साहब, आम इंसान की तरह आपको भी आराम करने की, रिलैक्स करने की जरूरत है। सर, चंद दिन की छुट्टी ले लें, नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखें। ऐसा करें, सुलेमान को, कासिम को लंदन से बुलवा लें, गपशप करें, ब्रेक के बाद ताज़ा दम लौटें, भरपूर कुव्वत से बॉलिंग करें। पाकिस्तान आपकी शानदार कारकर्दगी का मुंतज़िर है। वाह जी वाह! पाकिस्तान आपकी शानदार कारकर्दगी का मुंतज़िर है। और वो उन्होंने कहा कि यही वजह कि तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर आप बदल रहे हैं, एक और को भी तैयार कर दिया है, भारत से ट्रेड करते हैं, बंद करते हैं। तो ये इसके ऊपर क्विक कमेंट कर दीजिएगा बिलअमूम इस वीडियो के ऊपर, और ये भारत से ट्रेड के जो मौजू है इसके ऊपर, और फिर मैं सोलंकी साहब से ज़रा पूछूँगा यही बात। देखिए, कामरान खान मेरे से सीनियर हैं। कामरान खान ने जो अल्लाह तबारक ताला की जो ताकत है और अल्लाह तबारक ताला की जो मेहरबानियाँ हैं एक फ़र्द पे, जो उसका सहारा लिया है, मैं उसको तो चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं कर सकता। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला की मेहरबानियाँ होती हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ है वो स्टॉक एक्सचेंज की खेल है, वो सरमायाकारी की खेल है। और ये ख़ास पैगाम है सरमायादारों की तरफ से, जो मेरे दोस्त ने इस टीवी स्क्रीन को इस्तेमाल करके जो दिया है। ये पैसों का कम होना और कीमत का बढ़ना अब मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो खजाने के मामलात हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज के मामलात हैं, ये उन लोगों के मामलात हैं जो खरबों रुपए एक रात में बनाते हैं और खरबों रुपए एक रात से कमाते हैं। ये उनका इशू है, मेरा इशू नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अल्लाह तबारक ताला बहुत रहीम हैं और उनकी जो रहमतों का जो नज़ूल है इमरान खान पे हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो रहीम भी है, वो जब्बार भी है, और जब उस पर उसके साथ जब कहा जाता है कि वो उसमें जब्बार के अलावा वो माफ़ न करने वाली कुव्वत भी होगी। और जब आप गलत फैसले करें, जब आप रियासत को मज़ाक उड़ा दें, जब आप 3 दिन में फैसले बदलें, जब आप
को ये नहीं पता हो वजारत खारजा क्या कह रही है, वजारत दिफा क्या कह रही है और आप क्या कह रहे हैं। तो इन मामलात में अल्लाह तबारक ताला आपका कितने भी मदद करना चाहे, कितना भी आप पर मेहरबान हो, ये मामला ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। अगर ये मामला ज़्यादा अरसा चला तो ये रियासत नहीं चल पाई, और अगर ये रियासत नहीं चल पाई तो ये जो अभी मैंने अपने दोस्त, अपने सीनियर का कमेंट सुना है, शायद ये कमेंट भी ना वो दे सकें टेलीविज़न पे इस किस्म का कि ये क्या पैसों के खेल हमें समझाते हैं, कि किसकी बात करते हैं। ये $165 के आगे, 120 के आगे किसने किया? हू इज रिस्पॉन्सिबल? ये इतना तो ना हम लोगों को उल्लू समझें जितने हम शक्ल से नजर आते हैं। फॉर गॉड सेक हमारे पे रहम करें, ऐसा ना करें हमारे साथ। विद ऑल रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड कामरान खान, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन जिसने एक बहुत क्राइसिस में मैंने एक बहुत बड़े आदमी का इंटरव्यू कर मारा, और फिर उसके ऊपर जो हुआ वो एक अजीब खेल है, कभी मेरी किताब में पढ़िएगा। तो कामरान वाज वन ऑफ द पर्सन के जिसने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंड लिया अलॉन्ग विद इमरान असलम एंड अजहर अब्बास के जो मेरा मौक़िफ़ जो इफ्तिखार का मौक़िफ़ है वो ठीक है। तो इसलिए मैं उसकी मेहरबानी का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, खुदावंद करीम को जो बीच में ले आते हैं, जब उसकी मेहरबानियों की ज़रूरत है, वो कहार भी है। उसका जो भी है, जब्बार भी है। हाँ, वो कहार भी है। तो ना मजबूर करें हम जैसे लोगों को भी और उसको भी। और मैं एक बात बता दूं आज आपको साहब, जो कुछ हो रहा है ये चलेगा नहीं, और आदमी तैयार है, तल्लक उसका खैबर पख्तूनख्वा से। जी। अब फैसला करने खैबर पख्तूनख्वा से, अब फैसला करने वालों ने ये फैसला जितनी जल्दी कर लिया ये उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये बयान मैंने नहीं दिया था हिंदुस्तान वाला, ये मेरी तरफ से नहीं आया था। ये कोई मतलब उस आदमी, उस शख्स की तरफ से नहीं आया था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचता हो। ये उसकी तरफ से आया था जो पाकिस्तान का दिफा करने का हलफ उठा चुका हुआ है, जिसको एक्सटेंशन मिल चुकी हुई है पाकिस्तान का दिफा करने, और जिसने जो बात कही वो बात में वजन है कि आप एलओसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो फायर इस्तेमाल कर रहे हो, उस फायर की कॉस्ट ये आ रही है। अगर वो साहब मैं आपको थोड़ी सी कथा कलामी अगर करूं, तो आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा से एक शख्स तैयार है, अगर मैं नाम ले लूं तो आप बुरा ना मानिएगा, परवेज खटक साहब की बात तो नहीं कर रहे आप? बात करते हैं, खुली बात करते हैं, क्या क्या फर्क है? मैंने तो ऐसे कहा कि अंदाजा लगाना चाहिए। आई एग्री विद यू, आपके अंदाजे से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि मैंने ये सीखा तो जर्नलिज्म ने ज्यादातर कि कभी डेट ना दो, फिक्स डेट कोई ना दो कि ये अमल फलाने तारीख या फलाने दिनों में तक हो जाएगा और नाम को अवॉइड करो। हमने जब साफत करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सर वो बड़ी जरूरी है। ये जो बात की है हिंदुस्तान से दोस्ती की, ये क्या इससे पहले ट्रेड नहीं आप कर रहे? तो बंद कर दें, कसम खाएं कुरान पे उठा के कि कल से हिंदुस्तान से एक टके की ट्रेड नहीं आप करेंगे। मैं मान जाऊं आपकी बहादुरी को और आपकी हुब्बुल वतनी जिसको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एज ए वेपन इन पंजाब। पंजाब का एक प्रॉब्लम है, पंजाब का प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के खिलाफ सोच और फिक्र का, और उसकी वजह है पार्टीशन ऑफ 1947। सबसे ज्यादा मुतासर जो होने वाले हैं वो पंजाब के हैं। वी आर द थर्ड जनरेशन, और वक्त लगेगा कुछ ये इस जनरेशन के बाद जब रियलाइजेशन और बढ़ेगी, जब भूख और बढ़ेगी, जब नंग और बढ़ेगी तो रियलाइजेशन होगी। आई एम फॉर कश्मीर, फॉर ए इंडिपेंडेंट कश्मीर, फॉर ए कश्मीर जो उन कश्मीरियों का हो। ये उनका हक है कि वो फैसला करें। दे वांट टू लिव विद अस, दे वांट टू लिव विद इंडिया, और दे वांट टू लिव एज इंडिपेंडेंट स्टेट। और ये जो सवाल उठाया गया है, अब जिस कुव्वत ने उठाया, जिन लोगों ने ये सवाल उठाया, उन्होंने सोच समझ के ये सवाल उठाएगा। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले मुशर्रफ ने जो ऑफर की 4 पॉइंट्स की, अगर आप उसको गौर से स्टडी करें तो अगर वो 4 किसी सिविलियन ने दिए होते तो पता नहीं सिविलियन का अक्षर क्या होता। तो क्या हुआ? वाई मिस्टर इमरान हैज रिएक्टेड? वाई? बिकॉज ही वांट टू गेन पॉलिटिकल माइलेज कि नहीं कश्मीर का मसला हल हुए बगैर हम कॉटन। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी बात ही को जोड़ रहा हूँ ना सोलंकी साहब, आपको भी आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा रेस्ट कर लें आप,
और तंज भी किया है उन्होंने कहा कि सरमायाकारों के साथ यही आदमी बातचीत कर रहा था और देखिए मुल्क में वो जो है सरमायाकारी ला रहा था उसको आपने निकाल दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप अब आपकी लीडरशिप जो है वो उस पर भरोसा भी, अब ये भी तंजिया-सी जुमला हो सकता है। साथ में इफ्तिखार साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से घोड़ा तैयार है। अब अगर इन दोनों मैंने बातों को जोड़ा जाए, आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड घोड़ा प्लीज। मैंने कहा जी, मैंने कहा मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि जिम्मेदारी की नहीं, वो बेचारा नहीं इतना पतला दुबला सा आदमी है, वो घोड़ा वोड़ा नहीं है, मतलब वो ठीक है, पॉलिटिशियन, he has given his life in the politics and he is well respected politician. He is respected by the Pashtun, by Baloch, by Punjabis, by Barois, by Sindhis, by all इफ्तिखार साहब सही गल करो ना, कि मतलब है कि सारा ना लेके हुकूमत बना लेगा, सीधी गल करो, कोलिशन बना लेगा, तुसी बरोई ते बलोच ते, असल बात ये है कि वो पावर पॉलिटिक्स का माहिर खिलाड़ी है। ये सवाल का भी जवाब मिल जाएगा ना कि क्या मरियम जाएगी या नहीं जाएगी। ये तो मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले इस सवाल का भी जवाब इसी में मिला, इसी में छुपा हुआ है। तो ये एनआरओ क्या होता है? ओ भाई, केसेस तो अदालतें चला रही हैं, यानी तुम्हें भी इत्मीनान नहीं है। अगर करने हैं तो वो अदालतों ने करने हैं ना, कुछ में उनको सजा होगी, कुछ में वो अपील करेंगे, तो एनआरओ कौन एनआरओ देगा? यू कांट गिव इट, केसेस आर विद द जजेस नाउ। ये सोलंकी साहब से मैं इंडिया के साथ ये जो हुआ, मारियाना बाबर साहिबा जो बड़ी सीनियर हमारी जर्नलिस्ट है, मैंने देखा उन्होंने ट्वीट किया था कि फॉरेन ऑफिस को भी इसका नहीं पता था, खान साहब को तो पता ही नहीं था। उन्होंने कहा है मुझे तो, मैंने तो पता नहीं कैसे दस्तखत हो गए उसके ऊपर, लेकिन मारियाना साहिबा ने ये कहा है कि फॉरेन ऑफिस को ओ खुदा का खौफ करो, कल ये ना कह देना कि कुछ ऐसे कागजात पे भी दस्तखत हो गए खान साहब के कि कल वो खुदा का खौफ करो, ऐसी ना प्लीज ऐसा ना। अच्छा सोलंकी साहब आपका क्विक कमेंट और फिर ये मरियम वाली बात फौरी करते हैं। देखिए, जो सहाफत मैंने सीखी है और मेरे उस असातिज़ा ने जो मुझे सिखाई है, वो ये है कि सहाफत और सहाफ़ियों का जो किरदार है, वो रियासत पर निगरानी का है। अवाम के जानने का हक जो है, उसके लिए लड़ना है और रियासत के इदारों पर नज़र रखनी है कि वो अवाम के खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं, तो आप अवाम को आगाह करें। हम किसी इमारत के खंभे नहीं हैं, चौथा खंभा नहीं है। हम जो है वो वॉच डॉग हैं नज़र रखने का। तो मैंने तो यही सहाफ़त सीखी है। अब कामरान खान जो है वो अगर ये मशवरे देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म को किस वक़्त आराम करना चाहिए, किस वक़्त छुट्टी पे जाना चाहिए, किस वक़्त तफरीह करना चाहिए, किस वक़्त बच्चे पालने चाहिए, किस वक़्त जो है वो खाना खाना चाहिए, तो ये सहाफ़त मैंने सीखी नहीं है। तो ये सहाफ़त कामरान खान को मुबारक हो। मैं इससे ज़्यादा और मज़ीद इस पर क्या कहूँ। अच्छा, तो मरियम के जाने का मामला, इफ्तिखार साहब जल्दी से क्विक कमेंट दे दीजिए ताकि वक्त हमारा कम है। तो आपने कहा कि मरियम का जाना या ना जाना भी इससे जुड़ा हुआ है, तो जरा उसको जरा वजाहत कीजिए। देखो रजा, बात यह है कि अगर आसिफ जरदारी को कुछ मिल गया है, अगर जो उसका बहुत शदीद नुकसान हुआ है पूरे उस अमल को, तो नवाज शरीफ क्या कहता है? नवाज शरीफ एक नया इलेक्शन मांगता है ना जी। तो नया इलेक्शन वो इमरान खान की निगरानी में तो नहीं काबूल करेगा, और ये हो नहीं सकता कि इमरान खान को कोई उठा के फिजिकली बाहर फेंक दिया जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। और मुझे एक खदशा और भी नजर आता है कि इमरान की रिप्लेसमेंट के बाद एक खासा बड़ा हंगामा होगा पीटीआई के दोस्तों की तरफ से। उसको भी आप अपना ज़हन में रखिएगा। उसकी फॉलोइंग जो है, जो रिपोर्ट होती है, वो है 25-30 लाख के करीब ऐसे नौजवान लोग हैं, पढ़ लिखे भी और इतने पढ़ लिखे ना होने नहीं भी हैं, वो उसका साथ देंगे। वो समझेंगे कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। अब ये बड़ा मुश्किल है कि क्या आप उसको विक्टिम बनाना चाहते हैं, आप उसको हीरो बनाना चाहते हैं, और जो उसने नारा दिया है कश्मीर का सौदा नहीं होगा, ऐसे तो नहीं इस वक्त यकदम ये नारा आ गया। हालांकि इसी दोस्त ने पिछले दिनों 2 रोजा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर वो इसका बयान पढ़ लें
और उसमें जिन ख्यालात का इज़हार किया था, अगर वो उसको हम एनालाइज़ करें तो आपको समझ आएगी कि मामला किधर जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर नवाज़ शरीफ एक नया इलेक्शन चाहता है और नया इलेक्शन हो जाता है और उसका कोई तरीकाकार का तयीन कर लिया जाता है, तो मरियम भी आ सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या अच्छा, बड़ी आसिफ अली ने अपने लिए कुछ हासिल करने की कोशिश की और उसको रिलीफ मिला? ऐसा नहीं आप कहें कि उसको रिलीफ नहीं मिला, मिला। अब नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि हम उस रिलीफ पर हम कोई बहस करनी शुरू कर दें। मरियम को एक फ़िक्रा याद कीजिएगा, मरियम ने कहा कि मैं तब जाऊँगी जब ये नहीं होगा। हुँ। मेरा ख़्याल है इससे मिलता-जुलता कोई फ़िक्रा था। जी, जी, बिल्कुल, अभी हमने ट्वीट दिखाया, वो मरियम ने एक जलसे में कहा था कि मैं नहीं कहीं जा रही और मैं छोड़ के जाऊँगी जब तक इमरान खान घर नहीं जाएगा। और फिर ये जो ट्वीट अभी हमने आपको दिखाई, इसमें भी, और ये कल की गालिबन ट्वीट है, जब लोगों ने कहा मरियम खामोश हो गई है, डील की हो रही है, एनआरओ हो रहा है, टिकट की कटवाया जा रहा है। तो इसका ख़ैर ताल्लुक कुछ शहबाज शरीफ साहब से भी है, चूँकि वहाँ भी मेल मुलाकातें जेल के अंदर हमारी इत्तलात हैं कि जारी और सारी हैं। अभी हम बात करें, पता नहीं कौन-कौन उनसे मिल रहा है, बड़े-बड़े लोगों के रिश्तेदार मिल रहे हैं उनसे, बड़े-बड़े लोगों के नुमाइंदे मिल रहे हैं, रज़ा वहाँ पे पूरी। रज़ा जी, रज़ा मेरी बात सुनिए। रज़ा हमें सिस्टम को डायनामाइट तो नहीं करना ना, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? आप भी और मैं भी। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन अपने मुद्दत पे भी हों, तो कोई फ़र्क नहीं है। इन सियासी पार्टियों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए अपने आप को, तैयारी करनी चाहिए, ये करना चाहिए। मैं तो इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ। तो अगर शहबाज शरीफ लोगों से मिल रहा है, तो आप मुझे बताएँ कि जिस आदमी के 166 एमपी होंगे सूबाई असेंबली में, तो फिर राइट किसका बने? ठीक है? बिल्कुल, हर चीज़ को अगर हम देखें ना, 83 से जब वोटों की ज़रूरत थी आसिफ ज़रदारी को, तब तो ये बहुत अच्छी थी मोहतरमा मरियम और ये सब लोग। जब वो 83 वोट्स ले लिए और अ, एक गिलानी साहब को, उस दोस्त को जिसने इनके खिलाफ बयान नहीं दिया और वो नहीं लिख के दिया और अपनी कुर्बानी दे दी, तो उनको जो फ़ायदा हुआ वो तो तारीख की किताबें बताएँगी ना। तो मसला ये है कि उसकी 83 वोट्स की कोई इज़्ज़त नहीं है। क्या उनकी उनकी तरफ से जो दिए गए, क्या उन्होंने कोई पहले शराइतनामा तय किया था इनसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन लोगों की, इन लीडर्स की, और इन लीडर्स को भी रिस्पेक्ट करवानी चाहिए। तो मैं बिल्कुल, समझता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन होता है और उसमें नुकसान नहीं होता, तो इट इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल, कब तक चलाओगे? बिल्कुल, दैट इज़ माय क्वेश्चन। बहुत सही बात आपने कही। सोलंकी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे शहबाज साहब की मुलाकातों, सिस्टम के अंदर काम करने पर, ज़रदारी साहब की मुफ़ाहमत, ये सारी चीज़ों को अगर आप 1-2 जुमलों में आप ये कर दें कि किधर ये गाड़ी जो है सल्तनत इमरानिया की किधर जा रही है? देखें, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अ, सियासी रूह है वो नवाज शरीफ की है और नवाज शरीफ के बाद मरियम की है। शहबाज शरीफ और दूसरे जो लोग हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो हो सकते हैं, लेकिन वो उस पाए के सियासी लीडर नहीं है। वो शहबाज शरीफ के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि शहबाज और नवाज में फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार तक पहुँचने का रास्ता मालूम है, शहबाज शरीफ को जब इक़्तिदार मिल जाए तो उसको चलाने का सलीका है, ये इनमें फ़र्क है। तो शहबाज शरीफ जब तक हुकूमत मिलती नहीं है, तब तक हुकूमत लाने का जो गुर है, उसमें कोई कामयाबी या कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत सही है। मैं जी मुख्तसरन सरमद सुल्तान, जिसका मैंने ज़िक्र किया था इब्तिदाइये में, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, यूज़र है, वो मिसिंग है। और सरमद सुल्तान की लापतगी जो है, अब उनके ख़ानदान ने उसकी तस्दीक भी कर दी है। वो इंतहाई काबिल तशवीश है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बार-बार क्यों ऐसा होता है। जब इसके ऊपर हमने बात कह दी है, अगर आपको किसी से इख्तिलाफ़ भी करना है तो दलील से कीजिए। अगर उसने कुछ गलत पोस्ट किया है तो आपके पास बेशुमार जो है चैनल्स और ल ब क्या उसे बोलते हैं, ताबेदार किस्म के सोशल मीडिया यूज़र और एंकर और जर्नलिस्ट हैं, उनसे जवाब दिलवा दें। अब ये देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि जी वो मिसिंग है। अब ये बताइए कि कौन पाकिस्तान के ऊपर बुरा नाम लेकर आ रहा है? वो कहते हैं जी अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो आप पाकिस्तान को डिफेम करते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान को डिफेम तो इस तरह की चीज़ें करती हैं। क्विकली सोलंकी साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये बताइए कि आप कैसे इसको देख रहे हैं?
ये जो इमरान खान के लिए दुआ कर रहे थे ना कि वो पूरे जोश और वलवले से वापस आएँ, तो मैं उनकी आवाज़ में सिर्फ़ ये इज़ाफ़ा करूँगा कि वो जो वादे करते थे इस हवाले से इक़्तिदार में आने से पहले, उनको ज़रा याद कर लें और अ, या तो टीवी देखकर ही या जो अ, फर्स्ट लेडी हैं, उनके कहने से ही वो समझ जाएँ कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और शहरियों की जान और माल की ज़िम्मेदारी रियासत की ज़िम्मेदारी है। वो अपना फ़र्ज़ अदा करें और इसका नोटिस लें और जो आला अदालतें हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है आइन की जो वफ़ादारी है उसका उन्होंने भी हलफ़ लिया हुआ है। उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है उनको बुलाकर उनसे पूछें जी बताएँ कि बंदा किधर है? बिल्कुल, बिल्कुल। और इफ्तिख़ार साहब, आप तो ये सारे अदवार देख चुके हैं, ज़िया का ज़माना, भुट्टो साहब के ज़माने में वैसे होती थी कुछ चीज़ें, और उसके बाद भी ये थोड़ा इस पे भी कमेंट कीजिए, ये क्यों नहीं एक रविश क्या बना ली है, इसको तर्क क्यों नहीं करते हमारे जो जो लोग जिनके पास कानून की ताकत और बंदूक की ताकत और पुलिस की ताकत है? रज़ा, मैं ये समझता हूँ कि ये वक़्त आ गया कि मतलब अगर इनको इख्तिलाफ़ आपसे है, मुझसे है, तो ये बुला सकते हैं हमें, हमसे बात कर सकते हैं। अरे! हम इनके ये तो नहीं कि हम मुल्क में नहीं होते, हम इनके मुल्क में रहते हैं, तो ये पूछ सकते हैं हमसे। मतलब एक मेरे साथ एक वाक़या हुआ, एक मैंने इंटरव्यू किया था जिसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं चला, तो शकील साहब ने कहा कि आप ये आईएसपीआर को मिल लें। तो मैं रिलक्टेंट था, मैंने कहा था ऐसे ही और उलझन बढ़ जाएगी, मैं को अच्छे रवैये का आदमी हूँ नहीं। तो बहरहाल मैं मिला, तो बहुत लंबी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि जिस आदमी के बारे में आपने मुझे सारी बात बताई है, कभी आपने हमारे से ये शेयर किया कि ये ग्रे लिस्ट में है, ये ब्लैक लिस्ट में है? मैंने कहा देखें, हमें कॉन्फिडेंस मिले। जब आप समझते हैं कोई शख्स रियासत के खिलाफ है या उसका अमल रियासत के खिलाफ हो रहा है, तो आप उसके इंचार्ज होने के हैसियत से आप एक इंसान को बुला के उससे बात तो करें, टॉक टू हिम। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसको फिर हमेशा के लिए गायब कर दें। इससे मसला हल नहीं हुआ, और ना मसला कभी हल होता है। मसला हल होता है आप डायलॉग्स जो आपने पहले बात की। अब मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने पूछा दिया इस पे साहब से कि सर कभी आपने मतलब इज देयर एनी रिटन थिंग कि भाई ए बी सी ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में क्या? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। तो आपने ऐसा क्यों? और बड़े मजे की बात है रजा और सोलंकी साहब, वो आदमी इस वक्त तीसरी दफा मुंतखब हुआ है अपनी इलाके की पार्लियामेंट, जिसका रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं चलने दिया गया था और जिसके लिए मुझे बुला के बहुत पूछा गया था। हम हाजिर हैं, हम पाकिस्तान के लॉयलिस्ट हैं। अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई एम सपोज टू बी लॉयल टू द स्टेट एंड अनवायबल लॉयल्टी है मेरी। एंड जो अदारे हैं जिनका काम है बरकरार रखना सालमियत को इस मुल्क की, they can ask me, they can call me, they can talk to me, but like good friends, like good citizen, respectable people की तरह we are available to them. I don't think ये जो आप नाम ले रहे हैं दोस्त का, मैंने उसकी तस्वीर देखी है, सरमद सुल्तान जी। सरमद को अगर बुलाते तो मेरा ख्याल नहीं कि सरमद ना जाता या सरमद बात ना सुनता, ऐसी बात तो नहीं है। आप समझा सकते थे सरमद को, मैं समझा सकता था जब बाहर बात आती कि भाई इस इशू पे मसला बन रहा है, दोस्त समझा सकते हैं। प्लीज ट्रस्ट योर पीपल, प्लीज ट्रस्ट योर सिटीजन, प्लीज ट्रस्ट अस, दिस इज योर कंट्री, दिस इज माय कंट्री एज वेल। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफ़िक 200% मुत्तफ़िक हूँ। मैं समझता हूँ इफ्तिख़ार साहब के ये जो गलतफ़हमियाँ और इस तरह की जो लेबलिंग हो जाती है, मैं तो ये समझता हूँ कि भई अगर उनको हमारे मुक़्तदरा को, माई-बाप को कोई मसला है तो वो बिल्कुल आपने कहा वो बुला लें, फ़ोन कर लें, वो कह लें कि भई क्या क्यों ये हो रहा है, क्यों ऐसी बात हो रही है, और राब्ता होना चाहिए। लेकिन ये कि आप बार-बार, पहले मतीउल्लाह जान को एक दिन वो हो गए गायब, उसके अलावा कितने एक्टिविस्ट गायब हुए हैं। अब ये सरमद का मामला नया है। अब ये यंग लड़का है, तहकीक कर रहा है, जो सोच रहा है, पढ़ रहा है, किताबें पढ़ता है, तारीख को समझ रहा है अपने मुल्क की, तो ये कोई जुर्म है? अपने माज़ी को जानना, किताबें पढ़ना कोई जुर्म नहीं है जनाब। तो मैं तो इतनी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये और मैं आप दोनों की इजाज़त से मैं ये चाहूँगा कि हमारी
ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर जो है शीरी मज़ारी साहिबा, जिनको हर दुनिया में हर जगह पे इंसानी हकूक की वायलेशन तो दिखाई देती है, लेकिन अपने मुल्क की नहीं दिखाई देती। मैं चाहता हूँ वो भी ज़रा इस पे तवज्जो दें। मैं चाहता हूँ इमरान खान साहब को तो सोलंकी साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो भी देखें, और मैं चाहता हूँ वो इदारे भी देखें, जो जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनके ऊपर हर्फ आ रहा है, जिनका फिर वो कहते हैं कि जी इदारों का नाम बदनाम ना करें। भई अगर इस तरह की चीज़ होती है तो लोग तो दूध के जले छाछ भी फूँक-फूँक के पीते हैं, फिर वो नाम तो लेंगे, वो कयास आराइयाँ भी करेंगे। अगर आपको उससे कोई मसला है, आप अगर फ़र्ज़ कीजिए, अव्वल तो उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं उसकी ट्विटर देखता था रोज़ाना, अगर उसने कर भी दिया तो पर्चा काट दीजिए, नोटिस दे दीजिए, फ़ोन जैसे आपने कहा करके बुला लीजिए। ये क्या है कि गायब हो जाए? इस तरह तो कोई महफूज़ ही नहीं है फिर। महफूज़िस्तान से लापताइस्तान बन जाता है एक मुल्क। तो मैं चाहूँगा कि ये हम ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर फ़ौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए और सरमद को वापस घर आना चाहिए। प्रोड्यूस बाज़ियाब करके जिसने भी लेके गए हैं, एफआईए लेके गई है, आईबी लेके गई है, आईएसआई लेके गई है, पुलिस लेके गई है, मरीख लेके गया है, रॉ लेके गया है, सीआईए लेके गई है, जो भी लेके गया है लेकर आए वापस उसके घर के में, उसकी बीवी के पास, उसके माँ-बाप के पास उसको लेकर आए। कमाल है कि ये अपने मुल्क में गायब हो जाएँ लोग, वैसे हद होती है। तो जनाब हमारा वक़्त ख़त्म हो गया। मैं बिलावल का वो था स्टेट बैंक के ऊपर बयान, वो अगर आप दोनों एक-एक जुमला उस पे कह दें, जो कानून बन रहा है इफ्तिख़ार साहब, हमने सोलंकी साहब और हमने तो डॉक्टर अकमल हुसैन के साथ बड़ी लंबी-चौड़ी गुफ्तगू की थी इसके ऊपर। तो आपका मैं चाहूँगा कि अगर आप उसमें जो आप देख रहे हैं कानून साज़ी में बड़ी कंट्रोवर्सी है इस वक़्त, उस पे अगर आप ज़िक्र कर दें तो। मैं इक़्तिसादियात के बारे में इतना नहीं जानता। अगर अक्कू ने आपके प्रोग्राम में इज़हार-ए-ख़्याल किया है, हम तो अक्कू के चाहने वालों में से हैं। वो हुँ। ठीक है, माई वोट इज़ फॉर अकमल साहब। हाँ, अक्कू ने जो कहा ना, शायद कारदार को कह दे। हमारे तो उस्ताद ये है ना, जो हमें बताते हैं कि इक़्तिसादियात क्या चीज़ है, ये जीडीपी क्या होती है, ये पैसे क्या होते हैं। तो जो ये कहते हैं, ये ठीक कहते हैं। जो ये कहते हैं, हम मैं मानता हूँ उनको। चूँकि मैं खुद इक़्तिसादियात के बारे में इतनी इल्म नहीं रखता, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अकमल का नाम ले रहे हैं, तो आई एम जी। फॉर हिज़, मतलब जो उसने कहा होगा, दुरुस्त ही कहा होगा। मैं अब उसका प्रोग्राम सुनता हूँ जाके कि क्या बहु उसने कहा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब का। नाज़रीन आज मैं की सिर्फ एक जुमला कहना सर चाहता हूँ, ये प्लीज़, जो प्लीज़। बिलावल साहब ने कहा है, हाँ जी, आप 2-3 कहिए। अदालत ज़रूर जाएँ, लेकिन आप क्योंकि पार्लिमानी सियासत पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि पार्लिमान के अंदर तब्दीली लानी चाहिए, तो आइन जो है पाकिस्तान का, उसके आर्टिकल 89 के तहत इस तरह के किसी भी ऑर्डिनेंस को आप उठाकर फेंक सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करें। सेनेट में भी आप लोगों के पास अल्लाह के फज़ल व करम से 4 लोग और नए ले आए हैं अपोज़िशन में, तो अब आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि इसको उठाकर फेंक दें। अदालत बाद में जाएँ, पहले अपना अख्तियार जो है उसको इस्तेमाल करें। मैं आपसे मुकम्मल, मैंने भी जब उनका वो बयान देखा अदालत वाला, तो मुझे भी ख़्याल है। बहरहाल तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करने चाहिए, लेकिन चूँकि पार्लिमान में, सेनेट में अब उनकी अच्छी खासी तादाद है, कौमी असेंबली में भी है, तो वो उसको एक्टिवेट करें, उसका इजलास तलब करें। मुझे समझ नहीं आती है, इफ्तिख़ार साहब ने पहले भी ये बात कही थी कि ये क्यों नहीं बुलाते पार्लियामेंट का इजलास? ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, इसमें क्या मजबूरी है? इनको चाहिए कि ये पार्लियामेंट को जो है ख़त्म ही ना होने दें, हर वक़्त इजलास जारी करके तमाम ये ये चीज़ें बुला उठाएँ। सकते हैं, ये रिक्वेजिशन कर सकते हैं। जी, इनके जी। पास रिक्वेजिशन की एक स्ट्रेंथ भी है। फिर वही मसला है ना, संजीदगी। हाँ जी। दैट इज़ द, अगर मेरे पास, मैंने तो पूछता हूँ अपना अपना शहबाज से और उसके हमजा से कि यार 166 एमपी हैं तुम्हारे, और पंजाब तबाह बर्बाद हो रहा है, और हराम है कि कुछ है इस पे कोई। मैं क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा कानून है, मैं मानता हूँ कि चलो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, और भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करो, एक खास अरसे के अंदर जवाब आ जाएगा। 166 एमपी को इसी काम पे लगा दो, और ये काम बिल्कुल, पार्लियामेंटेरियन का होता है करने के लिए। अदालतें में चले जाओ। एक तरफ हम कहते हैं कि अदालतों का रोल कम करें पॉलिटिकल मामलात में, और एक तरफ हम हर वक्त अदालतों में जाने को तैयार बैठे हैं। यानी कितनी डायकोटोमी है हमारे सोच के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आज का वक़्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन हमें हमें जॉइन करने का बेहतरीन ये आज आपने गुफ्तगू सुनी, मैंने भी बहुत सीखा इफ्तिख़ार साहब से, सोलंकी साहब से, और इंशाअल्लाह अब आपसे दोबारा
मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुदा हाफिज।